लास्ट पार्ट है दोस्तों, ये चैप्टर 5 एनसीईआरटी क्लास 11th की इकोनॉमिक्स की किताब चल रही है। यहाँ पे बात करेंगे हम लोग एजुकेशन सेक्टर इन इंडिया। कुछ स्टैटिस्टिक्स दिए हैं विद रिस्पेक्ट टू एजुकेशन सेक्टर इन इंडिया। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के रिस्पेक्ट में हम लोगों ने इस चैप्टर में ऑलरेडी बहुत सी बात कर ली है। शुरुआत करते हैं सीधे। क्या टाइटल दे रखा है? ग्रोथ इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन। हम यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे कि पिछले कई सालों में सरकार ने एजुकेशन सेक्टर पे कितना खत्म किया है। एजुकेशन सेक्टर पे कितना खत्म किया है, इसको नापने के दो पैरामीटर्स हैं। पहला पैरामीटर तो यह है कि टोटल खर्चा, टोटल एक्सपेंडिचर एज अ परसेंटेज ऑफ टोटल गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। यानी सरकार कुल मिला के मान लो 100 रुपए एक्सपेंडिचर कर रही है, तो उसमें से कितने रुपए हेल्थ पे एक्सपेंडिचर, सॉरी एजुकेशन पे एक्सपेंडिचर कर रही है। दूसरा एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या होता है, मैं आपको अलग अलग समय पे बता चुका हूं। तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का कितना परसेंटेज सरकार खर्चा कर रही है। एक देश की बाउंड्रीज के अंदर जितना भी बिजनेस होता है, जितनी भी इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है, इसको ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट से मेजर किया जाता है। तो टोटल एक्सपेंडिचर का कितना परसेंट और टोटल जीडीपी का कितना परसेंट, ये दो पैरामीटर्स होते हैं जिसपे किसी भी चीज को मेजर किया जाता है। ठीक है भाई। अब द परसेंटेज ऑफ एजुकेशन एक्सपेंडिचर ऑफ द टोटल गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इंडिकेट्स द इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन इन द स्कीम ऑफ थिंग्स बिफोर द सरकार, बिफोर द गवर्नमेंट। यानी कि सरकार टोटल जितना खर्चा कर रही है उसमें से एजुकेशन पे कितना खर्चा कर रही है, इस बात को दिखाएगा कि उस समय की सरकार के लिए एजुकेशन कितनी इंपॉर्टेंट है। तो 100 रुपए मान लीजिए सरकार खर्च कर रही है और 100 रुपए में से सरकार ने मान लीजिए 7-8% की सब्सिडी दे रखी है और एजुकेशन में केवल 1% खत्म किया है, हेल्थ में 2% खत्म किया है। तो यहाँ पे सब्सिडीज का ज्यादा इंपॉर्टेंस है सरकार की नजरों में, हेल्थ और एजुकेशन की कम इंपॉर्टेंस हो जाएगी। और मान लीजिए जितना ज्यादा पैसा एजुकेशन सेक्टर को, हेल्थ सेक्टर को, टोटल एक्सपेंडिचर का सरकार एलोकेट करती जाएगी, मतलब सरकार का इन पैरामीटर्स पे ज्यादा ध्यान है। तो ओवरऑल सरकार टोटल एक्सपेंडिचर में से कितना पैसा एजुकेशन को दे रही है, दिखाएगा कि उस सरकार का एजुकेशन सेक्टर की तरफ पे कितना ध्यान है। जब आप बात करते हो परसेंटेज ऑफ एजुकेशन एक्सपेंडिचर एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी, मतलब जितना भी एक्सपेंडिचर आपने एजुकेशन पे किया, परसेंटेज ऑफ जीडीपी आपने कैलकुलेट किया, दिस एक्सप्रेसेस हाउ मच ऑफ पीपल्स इनकम इज बीइंग कमिटेड टू द डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन इन द कंट्री। जीडीपी क्या है? लोगों की इनकम है। हालांकि ये कंप्लीट इनकम नहीं है। जीडीपी इज द मेजर ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी विद इन द नेशनल बाउंड्रीज, मतलब एक कंट्री अपनी बाउंड्री के अंदर कितना इकोनॉमिक एक्टिविटी कर रही है, जीडीपी है। जीडीपी के परसेंटेज के रिस्पेक्ट में अगर आप पता करते हो कि एजुकेशन में कितना खर्चा हो रहा है, मतलब आप उस देश के लोगों के डेवलपमेंट में एजुकेशन को कितना पैसा एलोकेट कर रहे हो, ये चीज यहाँ पे पता की जाती है। ऑलमोस्ट दोनों सेम ही चीज है। क्योंकि देखिए परसेंटेज ऑफ जीडीपी, ठीक है, परसेंटेज ऑफ एक्सपेंडिचर, ये दोनों चीजें कौन डिसाइड कर रहा है? सरकार डिसाइड कर रही है। तो बेसिकली सरकार कौन है? सरकार लोगों द्वारा चुनी गई सरकार है। ऑब्वियस सी बात है, लोगों द्वारा चुनी गई सरकार जो भी डिसीजन लेगी वो लोगों का डिसीजन माना जाएगा। ठीक है। अलग अलग सरकारों का इसके ऊपर अलग अलग व्यू पॉइंट है। 1952 से 2014 की बात की जाए, 1952 से 2014 की बात की जाए, तो ओवरऑल एजुकेशन एक्सपेंडिचर एज परसेंटेज ऑफ टोटल गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर हैज इंक्रीज्ड फ्रॉम 7.92% टू 15.7%। यानी 1952 में जो टोटल सरकार खर्चा करती थी उसका 7.92% एजुकेशन को एलोकेटेड था। 2014 में सरकार ने जो टोटल खर्चा किया उसका 15.7% एलोकेटेड था किसको? एजुकेशन को। ये केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों की मिला के बात हो रही है। और अगर एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी देखिए तो 1952 में 0.64% ऑफ जीडीपी एजुकेशन को था और 2014 में 4.13% ऑफ जीडीपी एलोकेटेड था एजुकेशन एक्सपेंडिचर को। ठीक है भाई। एजुकेशन एक्सपेंडिचर यहाँ पे देख के आप कह सकते हो कि इस टाइम पीरियड में यानी 1952 से लेकर 2014 में बढ़ा है और आगे भी आप कह रहे हो कि थोड़ा बहुत बढ़ रहा है। लेकिन ये जो बढ़ने का रेट है दिस इज नॉट यूनिफॉर्म, कभी बढ़ा कभी घटा। ठीक है। प्लस अगर आप एजुकेशन के एक्सपेंडिचर की बात करिए तो एजुकेशन का एक्सपेंडिचर केवल सरकार नहीं करती है, प्राइवेट एक्सपेंडिचर भी होता है एजुकेशन के ऊपर। तो अगर आपके फादर ने आपको स्कूल भेजा है प्राइवेट स्कूल में पढ़ने के लिए और अपनी प्राइवेट नौकरी के थ्रू पैसे कमाए, तो दैट इज बेसिकली अ प्राइवेट एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय इंडिविजुअल्स। मतलब कि इंडिविजुअल जब अपने घर में बच्चों को, भाई बहनों को पढ़ाने के लिए बाहर भेजते हैं स्कूलों में, तो उसको आप क्या बोलोगे? उसका प्राइवेट एक्सपेंडिचर बोलोगे। क्योंकि लोगों की जेब से पैसा खत्म हो रहा है, उनकी पर्सनल कमाई में से पैसा खत्म हो रहा है और आजकल ज्यादातर लोग प्राइवेट एजुकेशन ही कर रहे हैं। अगर आप बिल्कुल ही केंद्रीय विद्यालय टाइप स्कूल में, नवोदय सैनिक स्कूल टाइप के स्कूलों में पढ़ते हो तो वहां पे आप सरकारी खर्चे पे पढ़ रहे हो,
नहीं तो ज्यादातर जो सेंट थॉमस, सेंट फ्रांसिस टाइप के स्कूल खुले हुए हैं वहां पे आपको ठीक ठाक अच्छे खासे पर महीने की फीस देके ही पढ़ना होता है। तो ज्यादातर आज की डेट में जो पढ़ाई हो रही है वो प्राइवेट एक्सपेंडिचर के थ्रू ही हो रही है। कभी कभी फिलेंथ्रोपिक इंस्टीट्यूशंस, बिल और मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन, द वॉरेन बुफे फाउंडेशन, इस प्रकार की फाउंडेशंस गरीब बच्चों की पढ़ाई को फाइनेंस कर देते हैं। ठीक है भाई। अब अगर आप देखो तो सरकारी एक्सपेंडिचर कितना था, इसके स्टैटिस्टिक्स हमने पहले देखे। अगर आप प्राइवेट एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन को सरकारी एक्सपेंडिचर से मिला देते हो तो ओवरऑल जो एजुकेशन के ऊपर खर्च किया जा रहा है इंडिया में वो नंबर काफी बड़ा हो जाता है। तो नो डाउट हमारे देश में एजुकेशन के ऊपर एक्सपेंडिचर ज्यादा है, लेकिन उसके बाद भी हमारे देश का एक बहुत बड़ा ऐसा तबका है जिसको प्रॉपर एजुकेशन नहीं मिल पाती है। अब बात करते हैं कि एजुकेशन में भी बहुत प्रकार है। एलिमेंट्री एजुकेशन की बात कर लीजिए, छोटे की जो क्लासेस की पढ़ाई होती है, ज्यादातर जो टोटल एजुकेशन एक्सपेंडिचर होता है वो एलिमेंट्री एजुकेशन पे होता है। और जो शेयर है हायर या टर्शियरी एजुकेशन का, यानी कि आप इंजीनियरिंग कर रहे हो या पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हो या IIM से MBA कर रहे हो, MBA कहीं और से भी कर रहे हो, इंस्टीट्यूशंस ऑफ हायर लर्निंग में जब आप पढ़ते हो जैसे कॉलेजेस, पॉलिटेक्निक्स, यूनिवर्सिटीज में पढ़ते हो तो वो होता है हायर एजुकेशन खर्चा। हमारे देश में मैक्सिमम एजुकेशन एक्सपेंडिचर एलिमेंट्री एजुकेशन पे है, हायर एजुकेशन पे खर्चा एलिमेंट्री एजुकेशन से कम है। ये अलग बात है कि अगर आप टर्शरी या हायर एजुकेशन की बात करो तो हायर एजुकेशन में खर्चा होता भी ज्यादा है। आज की डेट में अगर आप प्राइवेट कॉलेज से इंजीनियरिंग करने जाओगे आराम से आपका 2 लाख रुपए तो साल की फीस होती ही है। 4 साल पढ़ने में 8 लाख रुपए आपकी जेब से निकल जाएंगे। वो अलग बात है कि स्कूल कॉलेजेस की फीस भी आज की डेट में ज्यादा हो गई है। तो देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ है, दो ऑन एन एवरेज द गवर्नमेंट स्पेंड्स लेस ऑन टर्शरी एजुकेशन, एक्सपेंडिचर पर स्टूडेंट इन टर्शरी एजुकेशन इज हायर देन दैट ऑफ एलिमेंट्री। सरकार टर्शरी एजुकेशन पे कम पैसा खत्म करती है, एलिमेंट्री एजुकेशन पे ज्यादा पैसा खत्म करती है, क्योंकि सरकार का पहला टारगेट ये है कि बच्चों को स्कूल तक तो पहुंचाओ, हायर एजुकेशन तो बाद में तब होगी जब आपकी प्राइमरी एजुकेशन होगी। लेकिन भले ही सरकार एलिमेंट्री एजुकेशन पे ज्यादा खत्म कर रही है, टर्शरी पे कम खत्म कर रही है, लेकिन टर्शरी एजुकेशन में पर पर्सन जो एक्सपेंडिचर आता है वो ज्यादा होता है। जैसे कि मैंने बताया कि आप MBBS, BTech जैसे कोई कोर्स करते हो वहां पे जो फीस होती है वो ज्यादा होती है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि हमें इक्विटेबल प्रकार से इन दोनों सेक्टर्स में खर्च करने की जरूरत है, एलिमेंट्री और टर्शरी। लेकिन कहीं ना कहीं एलिमेंट्री एजुकेशन को, प्राइमरी एजुकेशन को इंपॉर्टेंस देना जरूरी इसलिए भी है क्योंकि टर्शरी एजुकेशन तो एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल बच्चा तब करेगा जब उसकी एलिमेंट्री या प्राइमरी एजुकेशन पूरी होगी। फाइनेंशियल रिसोर्सेज का इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा जरूरी है। एलिमेंट्री एजुकेशन से निकाल के पैसा टर्शरी एजुकेशन को देना, टर्शरी एजुकेशन से निकाल के पैसा एलिमेंट्री एजुकेशन को देना, ये सही नहीं है। एक प्रॉपर प्लानिंग के हिसाब से जितनी भी पैसों की अवेलेबिलिटी है और जितनी भी पढ़ाई की डिमांड है वहां पे इक्विटेबल तरीके से पैसों का एलोकेशन यहाँ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, फिर हम देख रहे हैं कि स्कूल एजुकेशन भी धीरे धीरे एक्सपेंड हो रही है तो ज्यादा टीचर्स की जरूरत पड़ने वाली है। हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में भी हम देखेंगे कि टीचर्स की जरूरत पड़ती है। नए IITs खुल रहे हैं, आज की डेट में 23 नए IITs हैं। बहुत से IITs में ये प्रॉब्लम रेगुलरली न्यूज आती रहती है कि भाई वहाँ पे क्वालिटी टीचर्स नहीं है या टीचर्स कम है या फिर टीचर्स को दुनिया के लेवल के हिसाब से उतना अच्छा सैलरी नहीं मिल रही है। तो इस प्रकार की चीजें बहुत सी हमें देखने को अक्सर मिलती रहती हैं। फिर जो अलग अलग स्टेट्स का यहाँ पे कंट्रीब्यूशन है उसको भी समझने की जरूरत है। 2014-15 की अगर बात की जाए तो पर कैपिटा पब्लिक एक्सपेंडिचर ऑन एलिमेंट्री एजुकेशन, स्टेट गवर्नमेंट ने एलिमेंट्री एजुकेशन में जो पर कैपिटा एक्सपेंडिचर किया वो भी अलग अलग होता है। हिमाचल प्रदेश की सरकार ने 2014-15 में पर कैपिटा पब्लिक एक्सपेंडिचर ऑन एलिमेंट्री एजुकेशन किया 34,651 रुपए, और ये फिगर बिहार के लिए था 4,088। यानी एक पर्टिकुलर पर्सन के ऊपर हिमाचल प्रदेश की सरकार ने ज्यादा पैसा खत्म किया, बिहार ने कम खत्म किया। उसकी एक बहुत बड़ी वजह यह है क्योंकि हिमाचल प्रदेश की आबादी बिहार की आबादी से बहुत कम है। तो यहाँ पे आबादी वाले फैक्टर को भले ही नहीं पॉइंट आउट किया गया है, लेकिन ओवरऑल अगर आप देखो तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर्स बढ़ाने में हिमाचल प्रदेश ज्यादा रोल प्ले कर रहा है, क्योंकि पर पर्सन एलिमेंट्री एजुकेशन में हिमाचल प्रदेश ज्यादा पैसा खत्म कर रहा है। और अगर पर कैपिटा एक्सपेंडिचर किसी स्टेट में ज्यादा होगा किसी दूसरे स्टेट में, तो ओवरऑल देखा जाएगा तो वो स्टेट्स जो एलिमेंट्री एजुकेशन में, टर्शियरी एजुकेशन में ज्यादा पैसा डाल रहे हैं उनके एजुकेशनल अटेनमेंट्स और वहां पे एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज भी बढ़ेंगी। एजुकेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट भी बहुत ज्यादा जरूरी है। अभी देखिए ये इस प्रकार के स्कूल्स देखने को मिलते हैं। क्या आपको लगता है कि देश के सारे बच्चे इस प्रकार के स्कूल से पढ़ पाएंगे? नहीं पढ़ पाएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं जरूरी है कि वो पढ़ा जाए। हम ये समझ सकते हैं कि अगर
इनएडिक्वेसी है एक्सपेंडिचर की एजुकेशन में, तो हम आगे आने वाले समय में उस लेवल का एजुकेशन, जिस लेवल का एजुकेशन हमको एक $10 ट्रिलियन की इकोनॉमी बढ़ाने में चाहिए 2030-32 तक, वो हम कर नहीं पाएंगे। एजुकेशन में तो पैसा हमें खर्च करना ही, चाहे पैसा केंद्र सरकार की तरफ से आए, चाहे राज्य सरकार की तरफ से आए, चाहे लोगों की जेब से निकले। फिर भाई अलग अलग कमीशन बनाए गए हैं अक्सर कर एजुकेशन पे, और इन एजुकेशन के जो अलग अलग कमीशन बने हैं, इन्होंने बताया है कि भाई हमें अपने देश में एजुकेशन के लेवल को बढ़ाने के लिए कितना पैसा खत्म करना चाहिए। और अगर आप इनके रिकमेंडेशंस को देखते हो तो कहीं ना कहीं हमारे देश में उतना खर्चा किया नहीं गया है। जैसे कि 55 साल पहले एजुकेशन कमीशन बना था 1964-66 में। इस एजुकेशन ने रिकमेंड किया था कि हमारे देश की 6% जीडीपी एजुकेशन में खर्च करनी जानी चाहिए। ठीक है भाई, अगर हमको अपने एजुकेशन अचीवमेंट्स में ग्रोथ देखना है तो 6% ऑफ जीडीपी शुड बी स्पेंट ऑन एजुकेशन, ऐसा बोला एजुकेशन कमीशन ऑफ 1964-66 ने। फिर भाई आई तपस मजूमदार कमेटी, इसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अपॉइंट किया 1999 में। इस तपस मजूमदार कमेटी ने क्या बोला, इसने बोला कि लमसम एक्सपेंडिचर होगा 1.37 लाख करोड़ का अगले 10 सालों में, यानी 1988-89 से 2006-07 तक। और इस 1.37 लाख करोड़ के एक्सपेंडिचर को अगर हम करते हैं 10 सालों में, तो इससे सारे इंडियन चिल्ड्रन जो कि 6 से 14 साल के एज ग्रुप में आते हैं, उनको भाई स्कूल एजुकेशन मिल सकती है। ओके भाई, तो यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, कंपेयर टू दिस डिजायर्ड लेवल ऑफ एजुकेशन एक्सपेंडिचर ऑफ अराउंड 6% ऑफ जीडीपी। तो ये जो दोनों एजुकेशन कमीशन और तपस मजूमदार कमेटी थी, इन दोनों की राय को देखा जाए तो कहीं ना कहीं इस बात के ऊपर एक आप कह सकते हो कंसेंसस था कि 6% ऑफ जीडीपी हमको खत्म करना चाहिए एजुकेशन पे। बट करेंटली लगभग 4% जीडीपी खत्म किया जा रहा है किसके ऊपर, एजुकेशन के ऊपर, जो कि काफी इनएडिक्वेट है। ठीक है, और ये जो 4% ऑफ जीडीपी खत्म भी किया जा रहा है, इसमें भी बहुत सारा करप्शन और बहुत और प्रकार के प्रॉब्लम्स हैं। तो ये जो 6% गोल है ऑफ जीडीपी एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए, इसको मतलब इस तक पहुंचना बहुत जरूरी है। कहीं ना कहीं पॉलिटिकल क्लास भी जानती है कि ये जरूरी है, बट इतने पैसे नहीं है हमारी सरकार के पास। ऐसा नहीं है हमारी सरकारों ने कुछ किया नहीं है। 2009 में भारत सरकार ने इनैक्ट किया राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट, जिससे फ्री एजुकेशन एक फंडामेंटल राइट बनाया गया 6 से 14 साल के बच्चों के लिए। यानी 6 से 14 साल के बच्चों के लिए हर स्कूल में, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे वो सरकारी हो, कुछ परसेंट सीटें गरीब बच्चों के लिए रिजर्व की जाएंगी और वो बच्चे वहां पे जाके पढ़ेंगे। और इस स्कीम को फाइनेंस करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक 2% का एजुकेशन सेस भी लगाया सारे यूनियन टैक्सेस में। ये जो एजुकेशन सेस से पैसा आएगा ना, इसको एलिमेंट्री एजुकेशन को बढ़ाने के लिए सरकार प्रयोग करेगी। उसके अलावा हर साल सरकार बहुत ज्यादा पैसा एलोकेट करती है हायर एजुकेशन के प्रमोशन के लिए, और बहुत अलग अलग प्रकार से नई लोन स्कीम्स बनाई जाती हैं स्टूडेंट्स के लिए। स्टूडेंट्स को बहुत कम इंटरेस्ट रेट पे बोला जाता है कि आप लोन लीजिए और हायर एजुकेशन को परस्यू करिए। तो सरकार काफी कुछ यहाँ पे कर रही है। अब एजुकेशनल अटेनमेंट की बात की जाए तो कुछ अलग अलग ग्रुप्स के एजुकेशनल अटेनमेंट को देख लेते हैं। इस पे वापस आते हैं, नीचे पूरा पूरा पैराग्राफ यही बोल रखा है, एजुकेशन अचीवमेंट्स इन इंडिया। देखिए, एजुकेशन अचीवमेंट्स इन इंडिया को 3 अलग अलग लेवल पे दिखाया गया। एक तो एडल्ट लिटरेसी लेवल पे दिखाया गया, एक प्राइमरी एजुकेशन कंप्लीशन रेट पे दिखाया गया, एक यूथ लिटरेसी रेट पे दिखाया गया। ये तीनों जो अलग अलग पैरामीटर्स हैं वो यहाँ आपको नजर आ रहे हैं एजुकेशन अटेनमेंट इन इंडिया के अंदर। जो एडल्ट लिटरेसी रेट है, यानी वो लोग जो 15 साल से बड़े हैं, उसमें मेल का अगर आप लिटरेसी रेट देखोगे तो 1990 में 61.9, फीमेल का बहुत ही बेकार 37.9, 2000 में 68.5 45.4 हो गया, 2011 में 79-59 हो गया, 2017-18 में 82-66 हो गया। अगर आप इस स्टैटिस्टिक्स को कंपेयर करो, 2011 में 20% का फर्क है, 2017-18 में कितने परसेंट का फर्क है, 16% का फर्क है। तो थोड़ा इंप्रूवमेंट देखने को मिला है। ये बात हो रही है एडल्ट लिटरेसी रेट उन लोगों की जो 15 साल से ज्यादा के। 15 साल से ज्यादा की और 24 साल तक की उम्र में जो आता है ये रेट, जिसको यूथ लिटरेसी रेट बोला जाता है। यहाँ पे स्टैटिस्टिक्स कुछ ऐसे दिए गए। प्राइमरी कंप्लीशन रेट, ठीक है भाई, ये वो रेट है, मतलब वो परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स जो अपने प्राइमरी स्कूल का आखिरी साल कंप्लीट करते हैं, वो परसेंट। जैसे 6 से 14 साल प्राइमरी एजुकेशन है, ठीक है ना, तो 14 साल की उम्र तक अपनी स्कूलिंग का जो आखिरी साल पूरी तरीके से लोग कंप्लीट करेंगे, उसको बोला जाएगा प्राइमरी कंप्लीशन रेट। तो मेल और फीमेल के रिस्पेक्ट में ये है। ये कुछ इंपॉर्टेंट स्टैटिस्टिक्स दिए हैं और साल दर साल आप देख सकते हो कहीं ना कहीं स्टैटिस्टिक्स इंप्रूव हो रहे हैं।
जैसे कि 2017-18 में देखिए मेल के लिए 93% है, फीमेल के लिए 96% है। इसको कंपेयर करो 1990 वाले से, जहां मेल 78% था, फीमेल 61% था। तो फीमेल 1990s में सिर्फ 61% प्राइमरी एजुकेशन को कंप्लीट कर रही थी और 17-18 तक 96% कंप्लीट कर रही थी। तो कहीं ना कहीं इंप्रूवमेंट देखने को मिला। हम ये नहीं बोल सकते कि इंप्रूवमेंट नहीं है, बट कहीं ना कहीं फिर भी एजुकेशन सेक्टर में बहुत कुछ अभी भी करने की जरूरत है। क्या करने की जरूरत है, इसको आगे देखते हैं। फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स की बात करते हैं। अच्छा, जो बातें मैं आपसे हमेशा बोलता हूँ मैंने बोली नहीं, लाइक बटन जरूर दबा दीजिए चैनल पे, इस चैनल को शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोग साथ इस वीडियो को शेयर करें। 15 मिनट बाद बोल रहा हूँ, तो भाई जो सीरियस कैंडिडेट्स हैं वो ज्वाइन बटन दबा के हेल्प भी कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिए, आपके जनरल डॉट्स जवाब दूंगा। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, मेरे अलग अलग लेक्चर्स की पीडीएफ और मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिलेंगे। फिर एजुकेशन फॉर ऑल स्टिल अ डिस्टेंट ड्रीम, यहाँ पे बात क्या की जा रही है। देखिए, लिटरेसी रेट्स चाहे अडल्ट के हों चाहे यूथ के हों, ये कहीं ना कहीं बढ़े हैं, लेकिन अभी भी जो एब्सोल्यूट नंबर ऑफ इलिटरेट्स हैं इंडिया में, ये बहुत ज्यादा है। आज की डेट में जितने अनपढ़ लोग हैं इंडिया में, उतनी तो इंडिया की आबादी थी जब हम आजाद हुए थे। 1950 में जब हम आजाद हुए और हमारा संविधान प्रोमulgate किया गया 26 जनवरी 1950 को, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने हमारा संविधान बनाया था पिछले 3 से 4 सालों में। यहाँ पे देखा गया कि भाई डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी को हमारे संविधान में जोड़ा गया। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी आर्टिकल 36 से 51 मैंने आपको बहुत डिटेल में पढ़ाया। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी वो प्रिंसिपल्स हैं जो कि हमारे देश को एक वेलफेयर स्टेट बनाने की बात की जाते हैं। और अगर आप प्रॉपर तरीके से डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी को इंप्लीमेंट कर लो, भाई हमारा देश एक हेवन बन जाएगा। लेकिन इंप्लीमेंट नहीं हो पाएगा। यहाँ देखिए, ये बच्ची जो स्कूल जाना चाहिए वो यहाँ पे लकड़ियां उठा के इधर से उधर काम कर रही है जाके। तो बेसिकली ये क्या, ये ह्यूमन कैपिटल का लॉस है। ये लड़की पढ़ लिख के आगे प्रोडक्टिविटी ला सकती है, कल्पना चावला की तरह स्पेस में जा सकती है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर्स को सुधार सकती है, ओवरऑल देश की इकोनॉमिक प्रोग्रेस में बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकती है। लेकिन ये यहाँ क्या कर रही है, ये यहाँ पे लकड़ियां उठा के इधर से उधर लेके जा रही है। इसका पूरा कैपिटल यहाँ पे बर्बाद हो रहा है। तो बेसिकली जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स थे स्टेट पॉलिसी के, उसी में डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में ये बोला गया कि सरकार फ्री और कंपल्सरी एजुकेशन प्रोवाइड करेगी 14 साल तक के बच्चों को। और ये कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोमulgate होने के 10 साल के अंदर अंदर किया जाएगा। लेकिन आपको पता है कॉन्स्टिट्यूशन प्रोमulgate हुआ 1950 और 1960, 1970, 1980, 1990, 2000 हालत काफी खराब रही। राइट टू कंपल्सरी एजुकेशन कब आया है, ये मैंने अभी आपको बता ही दिया है। जबकि 6 से 14 साल तक के बच्चों को कंपल्सरी एजुकेशन प्रोवाइड की जाएगी, ये डीपीएसपी में ही बोल दिया गया था जब हमारा संविधान प्रोमulgate हुआ था। इतने पहले ही बोल दिया गया था। तो टारगेट्स तो हमारे पहले से बहुत अच्छे थे, टारगेट्स मीट नहीं हो पा रहे थे, प्रॉब्लम ये थी। फिर आगे बात करते हैं, जेंडर इक्विटी की बात करते हैं। बेटर देन बिफोर क्या बोला जा रहा है जेंडर इक्विटी को लेके। अगर आप बात करो लिटरेसी रेट्स के डिफरेंसेस की, तो जो फीमेल का लिटरेसी रेट है वो इंप्रूव हो रहा है, नो डाउट इंप्रूव हो रहा है। मेन का लिटरेसी रेट भी इंप्रूव हो रहा है। आजादी के समय पे मेन का लिटरेसी रेट फीमेल के लिटरेसी रेट से बहुत ज्यादा है। अब दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो धीरे धीरे कम हो रहा है। कहीं ना कहीं हम लोग जेंडर इक्विटी की तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन अभी भी पूरी तरीके से चीजें सॉल्व नहीं हुई हैं। पूरी तरीके से जो फीमेल एम्पावरमेंट है, वुमेन का जो एजुकेशन एम्पावरमेंट है, वो अभी नहीं हो पाया है। अभी भी इसके ऊपर काम हो रहा है। अर्बन इलाके में चीजें थोड़ी अच्छी हो गई, रूरल इलाके में आज भी चीजें बहुत ज्यादा खराब है। रूरल इलाके के जो धक्के होने से ख्यालात हैं, जो सोशल हायरार्की है, वो वुमेन को अभी भी सेग्रेट करती है। इसलिए अभी भी वुमेन की एजुकेशन को इंडिया में प्रमोट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है भाई। उसके बाद अगर आप बात करो, still the need to promote education for women in India is imminent for various reasons, such as improving economic independence and social status of women, and also because women education makes a favorable impact on fertility rate and health care of women and children। क्या बताया जा रहा है, वुमेन का स्टेटस और उनका एजुकेशन बढ़ाना केवल इसलिए जरूरी नहीं है कि वो पढ़ लिख के आगे जा सकें और देश के इकोनॉमिक ग्रोथ में काम कर सकें। उनकी खुद के लाइफ के लिए वो इम्पोर्टेंट और पढ़े लिखे डिसीजंस ले सकें, ये भी जरूरी है। इसकी भी जरूरत है कि वो पढ़ी लिखी हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर एक वुमेन पढ़ी लिखी होगी तो उसको अपनी हेल्थ के बारे में आइडिया होगा, इल्म होगा, और अपने बच्चे की हेल्थ के बारे में भी इल्म होगा। तो कहीं ना कहीं अगर वो पढ़ी लिखी होगी तो उसको पता होगा कि उसको कब बच्चा पैदा करना है, कब फैमिली प्लानिंग करनी है। हमारे गांव में जो अनपढ़ लेडीज हैं, जो अनपढ़ पढ़े लिखे लोग हैं, उनको फैमिली प्लानिंग नाम के शब्द का मतलब ही पता नहीं है। तो अगर ये फैमिली प्लानिंग नाम की चीज पढ़े लिखेपन के साथ लोगों के अंदर आती है, खासकर वुमेन के अंदर आती है, तो फर्टिलिटी रेट इंडिया का स्टेबलाइज हो रखा है। जो रिप्लेसमेंट लेवल फर्टिलिटी रेट होता है 2.1 का, ये हस्बैंड और वाइफ ने मिलकर 2.1 बच्चों को पैदा कर दिया। 0.1 ज्यादा क्यों? क्योंकि डेथ्स और भी नेचुरल काजेस से, जैसे डिजीजेस से, डिजास्टर से हो सकती है। तो एक कपल मिलकर 2.1 बच्चों को पैदा करेगा तो जो पॉपुलेशन है अभी के लिए वो स्टेबलाइज रहेगी, ना बढ़ेगी ना कम होगी। ये लॉजिक होता है। इंडिया में तो पॉपुलेशन कम और करने की जरूरत है।
तो हमें तो कहीं ना कहीं 2.1 से कम रखना है अपना फर्टिलिटी रेट, बट चलिए 2.1 भी है तो कोई बुरा नहीं है। इस 2.1 रिप्लेसमेंट लेवल फर्टिलिटी रेट को पहुंचने के लिए हमारे देश के वुमेन का पढ़ा लिखा होना बहुत ज्यादा जरूरी है, इसलिए लिटरेसी रेट्स बढ़ाने हैं, ओवरऑल एडल्ट लिटरेसी रेट्स बढ़ाने हैं, और स्पेशल फोकस है तो कहीं ना कहीं वुमेन का जो लिटरेसी रेट है वो बढ़ाना तो बहुत ज्यादा जरूरी है। फिर बात की जाए हायर एजुकेशन की, हमारे देश में हायर एजुकेशन में घुसने वाले कितने लोग हैं? इंडिया का एजुकेशन पिरामिड बहुत स्टीप है, यानी कुछ इस टाइप का है, मतलब कि जितना ज्यादा आप ऊपर जाते जाओगे उतना ज्यादा आप देखोगे कि कम से कम लोग हायर एजुकेशन के लिए जाते हैं। उसकी बहुत सी वजह है। अगर एक इंसान पढ़ा लिखा हो भी गया ना तो वो कोशिश करेगा कि यार नौकरी करते रहो, कहाँ हायर एजुकेशन के चक्कर में फंसोगे, क्योंकि एक बार हाथ में पैसे आने लगते हैं तो उसकी बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, ठीक है ना, घर वालों को देखना है, बहन की शादी करनी है, 50 तरीके की चीजें होती हैं इंडियन सोसाइटल सेटअप में। तो वो हायर एजुकेशन के लिए जाता ही नहीं है, उसको एक बार नौकरी मिल जाती है तो वो सोचता है भाई पैसे कमाते रहो, कहाँ हायर एजुकेशन के चक्कर में समय बर्बाद करूंगा, ठीक है, पैसा खत्म करूंगा, बाद में नौकरी कितनी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, ऐसी बहुत सी चीजें इंडियन यूथ के दिमाग में रहती हैं। ओके, फिर यहाँ पे एक और चीज देखने को मिली है, जो एजुकेटेड यूथ है वहां पे अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा है, जो अनएजुकेटेड यूथ है वहां पे अनएम्प्लॉयमेंट कम है। एनएसएसओ का डाटा देखा जाए 2011-12 का तो क्या बोला जा रहा है? द रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट अमंग यूथ मेल्स हु स्टडीड ग्रेजुएशन एंड अबव इन रूरल एरियाज फॉर 19%। यूथ मेल्स जो अनएम्प्लॉयड है, जिन्होंने ग्रेजुएशन कर रखा है रूरल इलाकों में, उनका अनएम्प्लॉयमेंट लेवल है 19%। देयर अर्बन काउंटर पार्ट्स एट रिलेटिवली लेस लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट 16%। अर्बन इलाकों में जो यूथ मेल्स हैं जिन्होंने ग्रेजुएशन कर रखा है उनका अनएम्प्लॉयमेंट लेवल है 16%। इस स्टैटिस्टिक्स से क्या पता चला कि पढ़ा लिखा ग्रेजुएशन करा हुआ मेल अगर रूरल इलाके में रह रहा है तो उसके अनएम्प्लॉयड होने के चांसेस 19% है, शहर में रह रहा है तो 16% है, मतलब रूरल इलाके में अनएम्प्लॉयमेंट के चांसेस एक ग्रेजुएट पढ़े लिखे के मेल के 3% ज्यादा है रूरल इलाके से। ठीक है भाई। फिर द मोस्ट सीवियरली अफेक्टेड वंस was young rural female graduates and nearly 30% of them are employed। रूरल इलाकों में वो फीमेल ग्रेजुएट्स जो कि पढ़ी लिखी हैं और उनके पास नौकरी नहीं है वो 30% है, ठीक है, और ऑब्वियस सी बात है शहरों में सिचुएशन इससे काफी सही है। तो कहीं ना कहीं रूरल इलाकों में आपको एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बढ़ाने की जरूरत है। उसके आगे इन कंट्रास्ट टू दिस ओनली 3 से 6% ऑफ प्राइमरी लेवल एजुकेटेड यूथ इन रूरल अर्बन इलाके अनएम्प्लॉयमेंट। सोचिए अब पढ़ा लिखा, यहां पे बताया क्या जा रहा है कि एक इंसान ने ग्रेजुएशन की, तो ग्रेजुएशन मतलब सेकेंडरी लेवल उसने पढ़ाई कर ली है, कहीं ना कहीं वो हायर लेवल की पढ़ाई पे पहुंच गया है, और एक प्राइमरी लेवल एजुकेटेड मतलब 14 साल तक इसने पढ़ी, 8वीं 10वीं कक्षा तक इसने पढ़ा, ठीक है, ये दो चीजें हो गई। जो प्राइमरी लेवल तक पढ़ा हुआ है रूरल और अर्बन इलाकों में, उसके जो अनएम्प्लॉयड होने के चांसेस हैं वो केवल 3 से 6% है, और अर्बन और रूरल इलाकों में जो ग्रेजुएटेड बंदा है उसके जो एम्प्लॉयमेंट के स्टैटिस्टिक्स निकल के आ रहे हैं, तो मेल के निकल के आ रहे हैं 19% गांव में, फीमेल के निकल के आ रहे हैं 30%, एक अर्बन मेल के निकल के आ रहे हैं 16%, और यही चीज यही नंबर एक प्राइमरी एजुकेटेड पर्सन के लिए गांव में शहरों में कितनी निकल के आ रही है? 3 से 6%। इसका रीजन क्या है? क्योंकि ये जो लोग हैं प्राइमरी एजुकेटेड वाले, ये कोई भी छोटा मोटा काम पकड़ लेते हैं, एग्रीकल्चर लेबर की तरह काम कर लेंगे, मनरेगा के अंदर भी काम कर लेंगे, शहरों में जाके कंस्ट्रक्शन लेबर की तरह काम कर लेंगे, दिहाड़ी मिस्त्री की तरह काम कर लेंगे, कोई भी छोटा मोटा काम कर लेंगे। और एक पर्सन जिसने ग्रेजुएशन किया है उसकी अपनी डिग्निटी होती है, वो सोचता है कि कम से कम यार 15-20 की तो नौकरी मिले। तो ये वजह तो आपको समझ ही में आ गई होगी कि जो प्राइमरी लेवल एजुकेटेड लोग हैं इनका अनएम्प्लॉयमेंट लेवल कम क्यों है और ग्रेजुएशन लेवल वालों का ज्यादा क्यों है। पीरियोडिक लेवल फोर्स सर्वे जो आया था 2017-18 में, उसमें चीजें सुधरती ज्यादा नजर आ नहीं रही। फिर क्या बोला जा रहा है कि गवर्नमेंट शुड इंक्रीज एलोकेशन फॉर हायर एजुकेशन एंड आल्सो इंप्रूव द स्टैंडर्ड ऑफ हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस सो दैट स्टूडेंट्स आर इम्पार्टेड एम्प्लॉयबल स्किल्स इन सच इंस्टीट्यूशन। हायर एजुकेशन को सुधारने के लिए सरकार को ज्यादा पैसा खत्म करना चाहिए, हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में होने वाली पढ़ाई को सरकार को इंप्रूव करना चाहिए, ताकि इन इंस्टीट्यूशंस में जो कुछ भी पढ़ाया जा रहा है उससे लोगों को एम्प्लॉयबल स्किल्स मिले, ऐसी स्किल्स मिले जिनको वो लोग नौकरी में डिप्लॉय कर सकें। ठीक है ना भाई, ये सब बातें यहाँ पे बताई जा रही हैं। तो व्हेन कंपेयर्ड टू लेस एजुकेटेड अ लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ एजुकेटेड पर्संस आर एम्प्लॉयड। इसकी रीजन मैंने बता दिया है, जो कम एजुकेटेड लोग होते हैं वो कोई भी छोटा मोटा काम पकड़ लेते हैं, और एक एजुकेटेड पर्सन की अपनी डिग्निटी होती है, वो थोड़ी अच्छी नौकरी पकड़ना चाहता है और अच्छी नौकरियां जल्दी मिलती नहीं है। तो कंक्लूजन क्या है? कंक्लूजन ये है कि इकोनॉमिक और सोशल बेनिफिट्स जो हैं ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के और ह्यूमन डेवलपमेंट के, ये हमको अच्छी तरीके से पता है। यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट ठीक ठाक पैसा भी एलोकेट करने एजुकेशन और हेल्थ सेक्टर के डेवलपमेंट के लिए। द स्प्रेड ऑफ एजुकेशन
and health services across different sectors of the society should be ensured so as to simultaneously attain economic growth and equity. एजुकेशन और हेल्थ सेक्टर को, हेल्थ सर्विसेज को अलग अलग सोसाइटी के सेक्टर्स में फैलाना है, तो चाहे कम्युनिटी हो, चाहे कास्ट हो, चाहे रिलीजन हो, सब तक अच्छी एजुकेशन और हेल्थ की सर्विसेज पहुंचनी चाहिए। इंडिया के पास जबरदस्त साइंटिफिक और टेक्नोलॉजिकल मैन पावर है। हम लोगों के पास काबिलियत और स्किल्स की कोई कमी नहीं है, बस उसको निखारना जरूरी है। क्वालिटेटिव मैन पावर स्किल को डेवलप करना जरूरी है, और अगर हम इसको यूटिलाइज कर पाते हैं तो नो डाउट हम लोग बहुत ज्यादा अपना इकोनॉमिक डेवलपमेंट सस्टेनेबल तरीके से कर पाएंगे। इसके लिए यहाँ पे सरकार को एक प्रोएक्टिव रोल प्ले करना ही पड़ेगा। एजुकेशन हेल्थ सेक्टर में पैसा जबरदस्त तरीके से खर्च करना ही पड़ेगा। इस चैप्टर का पूरा रिकैप यहाँ दिया हुआ है, रिकैप बताने की जरूरत है नहीं, क्योंकि जितना ज्यादा डिटेल में मैं एक्सप्लेन कर सकता था उतना डिटेल मैंने एक्सप्लेन किया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स। आई होप आपको कुछ ना कुछ यहाँ पे सीखने को मिला होगा। अपने व्यू पॉइंट नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। गुड बाय। वीडियो को लाइक जरूर कर देना जाने से पहले।